नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर दिया है और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार विकास की रणनीति बनाई जा रही है। और इसी के तहत भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का कार्यक्रम प्रस्तावित है। GIS 2025 का उद्देश्य मध्य प्रदेश को अनुकूल निवेश के रूप में स्थापित करना है और देश के अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश को शामिल कराना है। साथ ही इसका मकसद मध्य प्रदेश का विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। उद्योग वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में आयोजित सफल कार्यक्रमों की श्रृंखला में नर्मदापुरम का यह आयोजन क्षेत्रीय संभावनाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है। और इस कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के साथ ही निवेशकों और सरकार के बीच आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण और कार्यक्रम, जहां पर इससे पहले 5 इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और अब ये 6वां कार्यक्रम प्रदेश के नर्मदापुरम, पूर्व के होशंगाबाद में आयोजित होने जा रहा है। नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक कार्यक्रम है। नए क्षितिज, नई संभावनाओं के द्वार इससे खुलेंगे और कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आमंत्रण लगातार दिया गया। 3000 MSME प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक शामिल और औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन उद्घाटन भी इस दौरान किया जा रहा है। और साथ ही RIC में निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए गए हैं। नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी यहां पर होने जा रही है और 10 से ज्यादा प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएं साझा करेंगे। और इसके साथ ही नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित राउंड टेबल सत्र का आयोजन भी किया गया। लगातार क्षेत्र को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। पर्यटन में निवेश संभावनाओं के विषय पर भी चर्चा का सत्र रखा गया है और निर्यात कैसे शुरू करें और जैसे विषयों पर सेक्टोरल सत्र का आयोजन भी किया गया है। निर्यात कैसे हो, कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। 75 से ज्यादा स्टॉल, जिनमें MSME, पर्यटन, हस्तशिल्प विकास निगम का प्रदर्शनी की जाएगी। बैंकिंग संस्थानों के साथ ही ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नए क्षितिज, नई संभावनाएं कार्यक्रम की थीम है और इसी को लेकर जो खासकर लगातार चर्चा हो रही है कि निवेश तो आएगा ही, साथ ही जो लोकल के उत्पाद हैं, जिसमें ODOP का जिक्र है, स्थानीय हस्तशिल्प का जिक्र है, ऐसी तमाम चीजों को प्रदर्शनी में शामिल किया जा रहा है। और इसी को लेकर कॉन्क्लेव में 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको, मलेशिया के निवेशक इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, MSME के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन का उद्घाटन भी किया गया है। RIC में निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा मीटिंग हुई है और 10 से ज्यादा प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएं साझा करने जा रहे हैं। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित राउंड टेबल सत्र का आयोजन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। पर्यटन में निवेश संभावनाओं के विषय पर चर्चा, निवेश को लेकर कितनी संभावना है। अभी तक लगातार जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कदम नर्मदापुरम में आज देखने को मिल रहा है। तो लगातार सरकार के द्वारा निवेश को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हम आपको बताते हैं कि कहां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सबसे शुरुआत उज्जैन में हुई। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 10,000 करोड़ का निवेश भी देखने को मिला। 17,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर उज्जैन में यहां पर देखने को मिले, उपलब्ध हुए। और इसके बाद जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 17,000 करोड़ के निवेश यहां पर सामने आए, इस निवेश के प्रस्ताव आए और 6,000 लोगों को रोजगार यहां पर उपलब्ध हुए हैं। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी यहां पर महत्वपूर्ण रहा, जहां 8,000 करोड़ के निवेश इस कॉन्क्लेव में आयोजित हुए और 4,000 से ज्यादा रोजगार यहां पर संभावनाएं देखने को मिली है। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी महत्वपूर्ण आयोजन रहा, जहां 15,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव देखने को मिले और 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।
इसके बाद रीवा का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव देखने को मिले। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। माइनिंग कॉन्क्लेव में भी काफी महत्वपूर्ण निवेश देखने को मिला, 20,000 करोड़ का निवेश रहा। इसके बाद विदेश में ब्रिटेन, जर्मनी से 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री लेकर आए, जहां पर सीएम का काफी महत्वपूर्ण दौरा था। और इसके अलावा भी देश के भी तमाम महत्वपूर्ण हिस्सों में, जहां बेंगलुरु हो, कोयम्बटूर हो, बॉम्बे हो, कोलकाता में इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया और यहां पर भी महत्वपूर्ण निवेश देखने को मिला है। कोलकाता से ही तकरीबन 20,000 करोड़ का निवेश देखने को मिला। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में सफल कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। 5 कॉन्क्लेव में अब तक 1,82,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 2,03,420 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटरेक्टिव सेशन में 1,07,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। और इसके साथ ही फरवरी 2025 में एमपी के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर निगाहें होंगी, क्योंकि फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा और दुनिया भर से, विश्व भर से निवेश मिलेगा और इसको लेकर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आएगी। क्योंकि अभी तक के जो कार्यक्रम हुए हैं सभी की निगाह इन पर थी, लेकिन इन कार्यक्रम का जो आधार है, जो उद्देश्य है, वो ग्लोबल समिट में बम्पर निवेश आए, इसका मकसद है। इसी के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चर्चा के बिंदु आज को आपको बता देते हैं, जहां क्षेत्र की भौगोलिक और रणनीतिक विशेषताएं ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु है। क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, क्षेत्र की विकास क्षमता और इसके साथ ही इन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। क्षेत्र की भौगोलिक और रणनीतिक विशेषताएं जो कि उद्योगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, इनको भी महत्वपूर्ण, इनका लाभ भी मिलेगा। बुनियादी ढांचे की स्थिति, सड़क, बिजली, पानी, सब अनुकूल व्यवस्था है जो सरकार द्वारा की जा रही है। जो भी औद्योगिक रूप से तमाम अनुकूल व्यवस्थाएं हैं। प्राथमिक और समावित क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। इनको भी ध्यान में रखा गया है, जो आज के महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु हैं। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए संभावनाएं भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है। यहाँ की स्टार्टअप्स की बात लगातार होती आई है। नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। निवेश के लिए सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं। कर रियायतें, सब्सिडी और अनुदान, यानी जिस तरीके से टैक्स को लगातार चर्चा होती है, ताकि जो प्रक्रिया है उसको भी सरल किया गया है और रियायत भी दी गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिला है। सरकारी योजनाओं का जिक्र भी लगातार हुआ है। क्षेत्र में निवेश के लिए बाधाएं, जो चैलेंजेस थे, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी मॉडल, लगातार ये मॉडल चर्चा में रहा और अब सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए संभावनाओं के द्वार भी देखने को मिले। हरित ऊर्जा परियोजनाएं, तमाम तरह की परियोजनाएं जो भी काफी महत्वपूर्ण इस पूरे निवेश कार्यक्रम में हो जाती हैं। स्थानीय महिलाओं, युवाओं के लिए भी रोजगार सृजन हो रहा है। क्षेत्र की विकास क्षमता को लेकर भी लगातार चर्चा से पूरे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आयोजित की गई है। तो कुल मिलाकर नर्मदा तट पर निवेश और नवाचार का ये संगम है। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे, 1-to-1 मीटिंग होगी। और इसके अलावा इससे पहले के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उनके बाद काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तमाम व्यापारियों के भीतर भी, जो उद्योगपति हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिला है। और इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश यात्रा भी की। जर्मनी, ब्रिटेन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही, जहां 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिसमें से ब्रिटेन से ही 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव देखने को मिले। और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ऐसे कार्यक्रम के जरिए निवेश को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज के दिन काफी महत्वपूर्ण जाता है। इससे पहले उज्जैन से शुरुआत हुई, उसके बाद जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अब आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदा के तट पर नई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं और तमाम उद्योगपति आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर तमाम क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की है। इसको लेकर तमाम एमओयू भी साइन हुए हैं, तमाम प्रस्ताव देखने को मिले हैं और इसके अलावा भी माइनिंग क्षेत्र में भी तमाम संभावनाएं नजर आई हैं। तो निवेश को लेकर कुल मिलाकर सरकार की ये पूरी तैयारी जो यहां पर आप देख रहे हैं और इसका सीधा उद्देश्य कि अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में फरवरी के माह में ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाना है। ग्लोबल समिट काफी महत्वपूर्ण है
और इसको लेकर ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ग्लोबल समिट में दुनिया भर से जो बम्पर निवेश की संभावना है उसको लेकर ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नर्मदापुरम हो, रीवा हो, उज्जैन हो, यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, नर्मदापुरम में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तमाम जो उद्योग हैं वो जमीन पर भी उतरने लगे हैं। उज्जैन में सीमेंट का जो फैक्ट्री है उसका जमीन पर स्थिति देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की जो नीति है उस पर भी काफी चर्चा हुई है, क्योंकि उद्योगों के लेकर जो उनके अनुकूल वातावरण मुहैया कराने की बात लगातार सीएम कह रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और विदेशों में जाकर सीएम ने जो लगातार अपनी नीति के बारे में सबको अवगत कराया है, मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है, सरकार के जो पूरा कोऑर्डिनेशन उद्योगपतियों के साथ देखने को मिल रहा है, और लगातार तालमेल की जो पहले समस्याएं रही उन तमाम समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जो चुनौतियां रही स्थानीय स्तर पर वातावरण को लेकर या फिर सरकारी जो प्रक्रिया है जिसमें कर रियायतें हैं और पूरी प्रक्रिया है जिससे जटिल से सरल किया गया है, किसी भी तरह का औद्योगिक के रूप से जो उद्योगपति हैं उनको यहाँ पर अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण वजह है कि लगातार उद्योगपतियों में काफी उत्साह नजर आया है। इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई। उज्जैन में आपने देखा कि विक्रम उत्सव का आयोजन भी किया गया और यहाँ पर लगातार औद्योगिक तस्वीरें नजर आई और तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे और एक के बाद एक जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। स्थानीय स्तर पर भी उद्योगपतियों ने यहाँ पर निवेश किया है। गोले हैं, टैंक के गोले हैं, और ये उनका खोल यानी कि उनका शेल है, जो कुछ माल मसाला बारूद होता है वो सब इसके अंदर होता है। ये तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं ये विजुअल्स, और ये सभी टैंक, बारूद, बॉम्ब, उनके शेल्स, उनके गोले हैं। आइए, हमारे साथ इस वक्त कंपनी के अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सर, अपना परिचय पहले दें और बताएं आपकी। मैं नीरज सिंह चौहान, जूनियर वर्क्स मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से। और जैसा कि आप हमारे स्टॉल में देख रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हम 3 कैलिबर का जो प्रोडक्ट बनाते हैं, 3 कैलिबर में स्मॉल जो कैलिबर होता है जिसमें कि राइफल्स होती हैं, उनका जो प्रोपेलेंट होता है उसका निर्माण करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा AK-47, 5.56 इंच 7.62 राइफल्स। इसका जो प्रोपेलेंट है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी बनाती है। और गर्व की बात यह है कि भारत में सिर्फ एकमात्र निर्माणी है, एकमात्र फैक्ट्री है जो कि ये प्रोपेलेंट बनाती है। भारत में और कहीं भी नहीं बनती। जबलपुर में जो है वो क्या है? देखिए, टोटल जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतिहास रहा है उसमें कुल 41 निर्माणियाँ, आयुध निर्माणियाँ 41 हैं। वो सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ जो निर्माणी हैं वो सेना के लिए ट्रक बनाती हैं, कुछ आयुध निर्माणी हैं जो सेना के लिए टैंक बनाती हैं, कुछ आयुध निर्माणी जो है राइफल्स बनाती हैं। हम मुख्यतः जो हथियार है उनके लिए गोला बारूद बनाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यानी कि आप लोगों का स्पेशलाइजेशन जो है वो गोली से लेकर मिसाइल तक है। जी हाँ, हम तीनों कैलिबर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया स्मॉल कैलिबर के विषय में। अब मैं बताता हूँ आपको मीडियम कैलिबर की बात करूँ तो बोफोर्स तो 155 mm, उसके लिए जो प्रोपेलेंट तैयार होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी करती है। 105 mm है, उसके लिए 130 mm, ये जितने भी गन्स हैं उसके लिए प्रोपेलेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी तैयार करते हैं। आपने जिक्र किया मिसाइल्स, और जिसको हम लार्ज कैलिबर कहते हैं, उसका प्रोपेलेंट भी यहाँ तैयार होता है। आकाश मिसाइल जो कि बहुत सामरिक महत्व की मिसाइल, उसका प्रोपेलेंट जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी बनाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, इसको आप और शुद्ध मतलब आम भाषा में समझाएं। प्रोपेलेंट जो आप कह रहे हैं क्या निर्माण किया आप आम दर्शक समझ। जी बिल्कुल। आप इन जनरल सुनते होंगे कि एक हथियार बनाया गया जिसकी दूरी 10 किलोमीटर थी, जिसकी मारक क्षमता जो थी वो 50 किलोमीटर थी, या जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर थी। तो ये जो हमारे हथियार, जी हाँ, मतलब मारक क्षमता जो है कि दुश्मन 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, उसको वहाँ पर उसका जो एरिया है उसको विध्वंस करना है। तो ये जो दूरी है या जो हमारा मुख्य गोला बारूद है जो वहाँ जाकर फटेगा और उस एरिया को विध्वंस करेगा या दुश्मन को मारेगा, उसको ले जाने का जो काम करता है वो प्रोपेलेंट करता है। तो ये बहुत तरह की तकनीक, सामान या कैरियर क्या होता है? जी एक तरीके से इसको हम लोग जब प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपेलेंट मतलब प्रपल्सन, किसी चीज को प्रपल्सन देने का काम जो करता है वो प्रोपेलेंट कहलाता है। तो आकाश का प्रोपेलेंट आप लोगों ने बताया। जी हाँ, आकाश का प्रोपेलेंट जो है पूर्णतः भारतीय है
और जो इसकी रेंज है वो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर तक इसके मारक क्षमता होती है और इसका जो टोटल वजन होता है एक मिसाइल का वो लगभग 780 किलो होता है, केजी होता है। तो जो इसका जो किसी भी जो हथियार होता है उसका मुख्य पार्ट जो होता है वो प्रोपेलेंट ही होता है, क्योंकि वही डिटरमाइन करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा संजीव जी मेरे साथ आएँ और सर थोड़ी सी बारीकियाँ हमें बताएंगे जी। क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो एक लिटरेचर है, वो एक थ्योरिटिकल है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जानना चाहूँगा। जी देखिए, अब इसमें मैं बात करूं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ये प्रोजेक्टाइल है या बुलेट है, उसको मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ये प्रोजेक्टाइल हमारा उद्देश्य होता है कि दुश्मन को ये जो भी दूरी पर बैठा है उसको ये जो बुलेट है वो हिट करे। तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों आप देखेंगे कि ये केस है, खाली केस है, ये बुलेट है और ये कंप्लीट राउंड है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो केस है इसमें हमारा जो बाल पाउडर प्रोपेलेंट है जो आप ये देख रहे हैं, ये पाउडर, ये प्रोपेलेंट है। ये दर्शकों को मैं दिखाऊंगा कि ये वो बारूद है जिससे कि ये बुलेट आगे जाती है, राइट? जी हाँ, ये प्रोपेलेंट है जो एनर्जी आगे जाने के लिए। हम क्या करते हैं, इस जो केस है इसमें इस प्रोपेलेंट को फिल करते हैं और ऊपर से बुलेट लगाकर ये कंप्लीट कार्ट्रिज बन जाती है। ये रेडी टू फायर है। इसको जब फायर किया जाता है तो यहाँ पर हमने एक सेक्शनल व्यू यहाँ पर प्रदर्शित किया है, थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये इनिशिएटर होता है। यहाँ से जब सैनिक ट्रिगर दबाता है तो जो पिन है वो ये इस पोर्शन पे स्ट्राइक करती है। ये जलने के बाद ये जो हमारा बाल पाउडर प्रोपेलेंट जो कि मैंने आपको दिखाया, ये जलता है और जलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है या प्रेशर उत्पन्न करता है। ये जो प्रेशर उत्पन्न करता है तो जो हमारी बुलेट है वो आगे जाती है। अमूमन सारे हथियारों में एक ही तकनीक या एक ही लॉ काम करता है कि हम बैरल में ऐसा प्रेशर उत्पन्न करें जिससे जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो जो जहां तक उसको भेजना है वहां तक जाए। ये कैसे डिसाइड करेंगे? आपने 25 किलोमीटर अगर आपने बताया, कुल मिलाकर जो गोली या मिसाइल सब कुछ इसी सिद्धांत पर काम करती है। जी जी, यहाँ से आप बर्न करेंगे, जी जी, इसको प्रेशर जनरेट होगा और जो प्रोजेक्टाइल है, जो भी चीजें हमें बाहर फेंकनी है, दुश्मन तक पहुंचानी है, वो वहां तक रन जाएगा। और ये गोली से लेकर मिसाइल तक सब कुछ ऐसा? सब में तकनीक अलग अलग है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें जैसे पिन से फायर होता है, अन्य चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारी तकनीक है वो बहुत ज़्यादा उन्नत है। उन्नत इस हिसाब से है कि हमारे जो प्रोपेलेंट है उसकी डिज़ाइन ऐसी है कि जो हम डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहते हैं ये कुछ मैं यहाँ शेल्स देख पा रहा हूँ। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, स्वदेश न्यूज की टीम नर्मदापुरम में इस पूरे कॉन्क्लेव में मौजूद है और जो प्रदर्शनी लगाई गई है काफी महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी हो जाती है। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से बातचीत हुई कि हथियारों को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में जगह दी गई है और किस तरीके से हथियार बनाने का काम किया जाता है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, इस बात की तमाम जानकारी प्रदर्शनी में दी जा रही है। तमाम जो उद्योगपति आ रहे हैं इसमें भी निवेश को लेकर काफी संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा जबलपुर में भी मध्य प्रदेश में हथियारों का निर्माण होता है, तो कैसे तमाम विशेषताएं इस प्रदर्शनी में थी उसको देखा जा सकता है। और इसके अलावा तमाम और भी प्रदर्शनी इस पूरे कॉन्क्लेव में लगाई गई हैं। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार मौके पर पहुंची है, आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अच्छा मिल जाता है, ऐसे आप रिटेल में बेचेंगे, आपके घर से बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। और ये इसके लिए बैंक लोन वगैरह? हाँ, बैंक के लिए अपन जैसे किसी के पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है, उसके पास कॉस्ट, तो अपन उसका प्रपोजल बैंक भेज देते हैं। पर यदि बैंक से हो जाता है तो फिर उनका अपन कर देते हैं। कितनी वैरायटी की ये फिशेस हम इसको कर सकते हैं? मेनली इसमें कैट फिशेस करते हैं, इसमें अपना पंगेसियस हो गया, तिलापिया वगैरह। अभी इसमें पंगेसियस डली है, तिलापिया और कुछ कॉमन कार्प भी डली हुई है। इसका कुछ मान लीजिए जो लोग काम करेंगे तो उनको फिर आप इनका पालन पोषण कैसे ग्रो करेंगे? देते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे पुराने बने हुए हैं सेटअप वो भी दिखाते हैं वहाँ पे, उनको सब देते हैं कैसे मतलब करते हैं इसका पूरा। ग्रोथ रेट क्या है आपकी? ग्रोथ रेट क्या है? ये आप जो योजना चलाते हैं इसको अभी तक कितने लोगों ने अपनाया है और उनकी आर्थिक स्थिति बदली है, क्या हुई है, कितना ये इसका क्रेज बढ़ा है? तो ग्रोथ रेट हमारे अपने 8 से 10 सेटअप बन चुके हैं यहाँ पे और बढ़िया है, मतलब लगभग 8 से 10 लाख रुपए वो पर ईयर इसमें कमा सकते हैं आराम से, यदि उनको 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई। हाँ, यदि थोड़ा उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, थोड़ा मार्केट का यदि वो रिसर्च करें तो इसमें आराम से 8 से 10 लाख रुपए। फूड भी रखे हुए हैं, मछलियों का कुछ फूड है यहाँ पर जी? ये फिश के साइज के हिसाब से रहता है और उसमें प्रोटीन % रहेगा। स्टार्टिंग में क्या प्रोटीन % ज़्यादा चाहिए रहता है मछली को, उसके बाद जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाती है फिर अपन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोटीन % कम जाता है।
और ये अपना हैचरी का मॉडल है एक। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं आप? अच्छा। ये मतलब प्रोडक्शन यूनिट रहती है, इसमें मतलब अपन प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, एक मॉडल है, इसमें ओवरहेड टैंक रहता है। फिश टैंक से बने हुए? हाँ, ये अपने पॉन्ड रहते हैं छोटे छोटे, इसमें मतलब अपना कुछ नर्सरी पॉन्ड रहेंगे, कुछ ब्रूडर पॉन्ड रहते हैं। तो ये इस टैंक से जो है वो पानी कैसे जाता है? ये ओवरहेड टैंक से पानी आएगा, पूरा सप्लाई रहती है। ये अपनी मतलब हैचरी रहती है और ये अपना इनक्यूबेशन यूनिट रहती है। यहाँ से फिर अपन फर्टिलाइज करके अंडा फर्टिलाइज होके यहाँ पे होता है, फिर वहाँ पे वो एग फर्टिलाइजर हाँ फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से हैचलिंग होने क्या है, और डायरेक्टली इनका जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको आप लोग कैसे सहयोग देकर और समाज को, सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं? देखिए, आज किसान की समस्या ये है कि किसान अपना उत्पाद तो मतलब आज मैं चना तो उगा लेता हूँ, पर उस चने को मंडी में लेके जाके बेचना ही मेरे पास एकमात्र उपाय होता है। पर यदि हम चना उत्पादन करके और उसकी दाल वहीं बना लें तो हम शायद ज़्यादा अच्छे से उसकी एक जो वैल्यू है वो रिटेन कर पाएंगे, वैल्यू एडिशन हम कर पाएंगे। उपभोक्ता के रूप में भी आपको पता नहीं होता कि ये दाल बनी कैसे है, और क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स जुड़ी होती हैं उसमें, तो एक तो ट्रेसेबिलिटी तो खत्म होगी और उसके बाद आपको रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।